तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली है और डायरेक्टोरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर इसे कहा जाता है। और ये वैकेंसीज निकली है मुंबई और ऑल ओवर इंडिया में। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2/DPS/2023। इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसमें। तो आवेदन कब से शुरू होंगे? कल से आवेदन शुरू होंगे 10 दिसंबर से, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। हो सकता है ये वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ लेवल 1 एग्जाम जो कि OMR बेस्ड होगा, और लेवल 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, वो हो सकता है 3rd वीक ऑफ जनवरी सन 2024 में। एग्जैक्ट डेट आपको बाद में बता दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से, या फिर ईमेल, या फिर मोबाइल में भी आपके पास ईमेल या फिर मैसेज भेज दिया जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर। दो ये वैकेंसीज निकली हैं, दो प्रकार की, इन DPS यानी डायरेक्टोरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स। DPS का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब भी DPS वर्ड यूज होगा तो आप समझ जाइएगा। तो कहाँ पर ये वैकेंसीज निकली है? मुंबई एंड रीजनल यूनिट्स ऑफ DPS ऑल ओवर इंडिया। तो पूरे भारत में जहां पर भी इनकी शाखाएं हैं वहां पर ये वैकेंसीज निकली हैं। कौन कौन सी? जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर। ग्रुप सी की वैकेंसी है, और ग्रुप सी की वैकेंसी है तो लेवल 4 का इसमें पे स्केल रखा गया है, 25,500 से 81,100। इसका मतलब होता है कि ज्वाइनिंग टाइम पर जब आपकी जॉब लगेगी तो 25,500 आपकी बेसिक पे होगी स्टार्टिंग में, और इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस जो कि अभी 46% चल रहा है, जो समय समय पर बढ़ता रहता है जनवरी और जुलाई में। और इसके अलावा आपको HRA, मेडिकल अलाउंसेज, और जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस या फिर और कोई अलाउंस जो इस पोस्ट के लिए होंगे वो भी आपको मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष आपकी आयु हो सकती है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। एज रिलैक्सेशन भी है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात करें तो टोटल 62 वैकेंसीज है। JPA की बात करें यानी कि जूनियर परचेज असिस्टेंट, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन टोटल है 17, जिसमें से SC की है 3, ST की है 6, OBC की है 6, EWS की है 2, और जनरल की एक भी नहीं है। UR यानी कि अनरिजर्व। JSK यानी कि जूनियर स्टोर कीपर 3, SC की, ST की एक भी नहीं है, OBC 14, EWS की है 3, और जनरल की है 25। टोटल हो गई 45, और अगर हम दोनों पोस्ट का टोटल करें तो 62 वैकेंसीज हो गई हैं। और अगर हम बात करें नेशनैलिटी की तो होना चाहिए भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी हमारी? ये थी 31 दिसंबर 2023। इस दिन आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 साल। तो उन्होंने कट ऑफ डेट रख दी है यहाँ पर कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न बिटवीन 31 दिसंबर 1996 एंड 31 दिसंबर 2005, बोथ डेट इंक्लूसिव। अगर आप इन दो डेट पे भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दो तारीखों के बीच में ही आपका जन्म हुआ हो, या फिर इन डेट पे भी हुआ हो 31 दिसंबर 1996 या 31 दिसंबर 2005, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 27 + 5 32 साल। OBC को 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल। PWBD अगर OBC से है तो 13 बरस, और SC ST कैटेगरी से है तो 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। 27+ में आप इन एज को प्लस कर ले 27 में। एक्स सर्विसमैन 3 साल की, आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उतनी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, आप एक बार इन्हें पढ़ लें। डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the matriculation secondary examination certificate will be accepted by the directorate for determining the age। तो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा एज प्रूफ के लिए, एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड। तो आप ध्यान से फॉर्म को ऑनलाइन भरें। द पीरियड ऑफ कॉल अप सर्विस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, ये एक बार पढ़ लेना कि एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है, वो सेम है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको पता ही है, जो सरकार ने हिदायतें जारी की थी पहले कि 5 एकड़ लैंड होनी चाहिए
अधिकतम रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, 1000 फीट से ज़्यादा का ना हो स्क्वायर फीट से। रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन चुका है तो आप जरूर अप्लाई करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ। इतना एक बार पूरा पढ़ लेते क्या कह रहे हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी ओबीसी एंड हुज फैमिली ग्रोस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख। तो देखिए, जो ऐसा कैंडिडेट जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आता है और जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, आर टू बी एंटाइटल्ड एज ईडब्ल्यूएस फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट वो ले सकता है सर्टिफिकेट बनवाकर। द इनकम सेल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो देखिए, जो 8 लाख की लिमिट है उसमें सभी प्रकार की इनकम इंक्लूड होगी। कौन कौन सी? सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा। तो सभी प्रकार की जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो ऐड होंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 22-23। तो 22-23 से पहले जितनी भी आय है आपकी वो सारी ऐड कर दी जाएगी। ऑल्सो कैंडिडेट हुज फैमिली ओन्स और पोजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली इनकम। मान लीजिए आपकी सालाना आय 5 लाख है, यानी कि 8 लाख से कम है, लेकिन अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से अधिक का, 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी इनकम 8 लाख से कम हो। क्या नहीं अप्लाई कर पाएंगे? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे जनरल में, ईडब्ल्यूएस के लिए आप रिजर्वेशन के हकदार नहीं होंगे। तो 5 एकड़ लैंड या उससे अधिक की नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज ऑफ नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में नहीं होना चाहिए। अदर देन, अगर नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में अगर आपका 200 स्क्वायर यार्ड से कम है तो आप ले पाएंगे, अगर 200 स्क्वायर यार्ड का है तो नहीं ले पाएंगे। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी एक्सक्लब्ड व्हाइल अप्लाइंग द लैंड। तो फैमिली के पास जो भी संपत्ति है वो देखी जाएगी ईडब्ल्यूएस का स्टेटस देखने के लिए। द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हिज आर पेरेंट्स। तो देखिए, द फैमिली का मतलब क्या है? फॉर द पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो जो बेनिफिट लेना चाहता है वो भी फैमिली में इंक्लूड होगा, यानी कि आप खुद, कैंडिडेट, हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो पेरेंट्स की भी देखी जाएगी संपत्ति और आपके सिबलिंग्स की भी बिलो द एज ऑफ 18, अगर उनकी एज 18 से कम, अगर आपके सिबलिंग्स की। एज ऑल्सो हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपकी पत्नी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके हस्बैंड की, और आपके बच्चों की जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ये आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बनता है। तो आगे एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या है। आपको अप्लाई करने से पहले खुद भी पूरा ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है। 23 पेज का एडवर्टाइजमेंट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। प्रोविजंस ऑफ कंपनसेटेड टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भी नीचे दिया गया है, यहाँ पर स्टेप्स भी बताए गए हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इन पोस्ट के लिए? ग्रेजुएट इन साइंस होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने मार्क्स भी रख दिए हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तब भी 60% मार्क्स मांगे गए हैं। अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है में है या कंप्यूटर साइंस में, तब भी 60% मार्क्स चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा एज इंडिकेटेड अबव एज ऑन द क्लोजिंग डेट for receipt of an application should not apply. No further correspondence or clarification will be entertained on this matter. तो देखिए, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 पर, तो आप किसी को कॉल ना करें, आप एलिजिबल नहीं हैं। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बताया, ऑनलाइन आवेदन होंगे dpsdae.formflix.in। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा अभी मैं क्रोम पे जाकर वेबसाइट को। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं 10 दिसंबर से, यानी कि कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। Those who do not possess acquire the prescribed eligibility qualification as on the last date of application should not apply. Level 1 forenoon and level 2 afternoon written examination for the above mentioned post will be conducted on the same day. तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि 2 लेवल में आपके एग्जाम होंगे, एमसीक्यू टाइप और डिस्क्रिप्टिव, और एक ही दिन में होंगे।
फॉरनून और आफ्टरनून, इसलिए आप जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको हिदायतें दी जाती हैं कि आप अपने साथ खाने का सामान भी लेकर जाएं, क्योंकि दोनों के बीच में जो टाइम होगा आपको भूख लग सकती है, तो अपना फूड आइटम भी साथ में लेकर जाएं। एप्लीकेंट हैज़ टू रेमिट एप्लीकेशन ₹200, तो 200 रुपये आपसे आवेदन फीस ली जाएगी थ्रू वेबसाइट। SC/ST वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड PW कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस। तो बहुत अच्छी बात है कि SC/ST वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और EWS से है तो आपसे फीस ली जाएगी। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल। ऑप्शन टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो पहले आपको फीस पे करनी होगी तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। लिंक मैं आपको ये नीचे दे दूंगा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाना, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप एक बार जरूर पढ़ लें। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर होना चाहिए जो पूरे एग्जाम की प्रक्रिया के दौरान आपके पास वैलिड तरीके से हो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सिटीज। तो ऑल ओवर इंडिया इन्होंने सेंटर रखे हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड नागपुर। तो इस तरह से सेंटर रखे गए हैं कि ऑल ओवर इंडिया को ये कवर कर ले, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और मध्य भारत को भी इन्होंने कवर कर लिया है। कैंडिडेट्स मे इंक्लूड देयर चॉइस ऑफ सिटी इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एटलीस्ट 3 सिटीज। तो आपको जब फॉर्म फिल करना है तो 3 सिटीज की प्रेफरेंस आपको भरनी है। एलोकेशन ऑफ सेंटर विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर ईच सिटी, हेंस द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट द सेंटर्स केयरफुली एंड इंडिकेट द सेम करेक्टली इन देयर एप्लीकेशन। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिटी सेंटर वंस अलॉटेड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आप ध्यान से भरिएगा, बाद में आप अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। लेवल 1 जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि MCQ, और लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव। एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जो सिलेक्शन होगी आपकी लेवल 2 के आधार पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, देखिए इन्होंने लिख भी दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन, तो लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए लेवल 1 लिया जा रहा है, और लेवल 2 एग्जाम यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। इंडक्शन ट्रेनिंग भी होगी। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट 6 मंथ इंडक्शन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इस पोस्ट के लिए तो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, जो कि कंपलसरी है। लेवल 1 एग्जाम की बात करें जो कि मल्टीपल चॉइस होगा, OMR बेस्ड होगा। पहला सब्जेक्ट आपका इसमें जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, बेसिक कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो देखिए इन्होंने बता दिया किस लेवल तक का आएगा, 12वीं तक का आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड लेवल, और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी 12th स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से फिर आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक 50 क्वेश्चंस, जीके जनरल नॉलेज 20, कंप्यूटर नॉलेज 20। टोटल हो गए 200 मार्क्स। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है एक। ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 घंटे 40 मिनट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, बाकियों के लिए है 2 घंटे। कैंडिडेट शुड ऑप्ट फॉर BA और BB एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट विल ओनली बी इवेल्युएटेड। तो जैसे यहाँ पर B पार्ट में था कि आपको सिलेक्ट करना कि कौन सा आप देना चाहते हैं पेपर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। इन केस द कैंडिडेट आंसर द सेक्शन अदर देन द ऑप्टेड, सच सेक्शन विल नॉट बी इवेल्युएटेड, देयरफॉर कैंडिडेट शुड सिलेक्ट द ऑप्शन केयरफुली। अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का और एग्जाम में जाकर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आंसर दे आते हैं तो आपका इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। लेवल 2 की बात करें जो कि रिटन एग्जामिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ए, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्राइजिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, प्रेसी राइटिंग एंड इंग्लिश ग्रामर टू बी रिटन इन इंग्लिश, 50% मार्क्स होंगे। और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ एसे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो देखिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बड़ी इजी होती है, वैसे तो 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगी, क्योंकि लेटर्स ही मेन होते हैं, लिखने होते हैं बार बार आपको। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, चाहे ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, नोटिंग ड्राफ्टिंग कुछ नहीं होता। नोटिंग क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप जो है किसी को जब फाइल सबमिट करते हैं दूसरे एम्प्लॉय को तो आप नोटिंग करते हैं, और अप्रूवल होने के बाद फाइनल उसकी ड्राफ्टिंग होती है, उसका लेटर बनता है।
to be written purely either in English or in Hindi. Answer should not be written in combination of both English and Hindi. तो देखिए, जो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे या तो आप पूरा इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेंगे या फिर टोटल हिंदी, दोनों का मिक्सचर अलाउड नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 100, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी के पर्सन हैं विद और विदाउट स्क्राइब तो आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन। तो सभी कैंडिडेट को बैठने दिया जाएगा लेवल एग्जाम में जो भी एलिजिबल है। क्वेश्चंस फॉर लेवल 1 एग्जाम विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द क्वेश्चंस विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट बी सी डी ई। क्वेश्चन फॉर पार्ट ए विल बी इन इंग्लिश। तो पार्ट ए कौन सा एक बार देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा देखा करें आप, कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन लेवल 1 एग्जाम, यानी कि एमसीक्यू टाइप। द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव इज 40%। तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 33% बाकी कैंडिडेट्स के लिए। इसी प्रकार से लेवल 2 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 50% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स लेवल 2 में लाने अनिवार्य है। द लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो खाने का सामान भी साथ में लेके जाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर भी आपको लिखा मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। हाउएवर ओनली दोज लेवल 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव of candidates who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated. So however only those level 2 papers of candidates who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated. तो जो level 1 पास करेगा उसी का ही level 2 चेक होगा, क्योंकि एग्जाम तो एक ही दिन में ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप level 1 देने जाएंगे, जब वो आपका चेक हो जाएगा जो पास होंगे तब 2 में बैठेंगे, ऐसा नहीं है। सभी कैंडिडेट्स को लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम सेम डे में देना है, लेकिन लेवल 2 आपका तभी चेक होगा जब आप लेवल 1 में क्वालिफाई करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया 40% मार्क्स मिनिमम आने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के और 33% बाकी कैंडिडेट्स के, तभी आप लेवल 2 का एग्जाम आपका चेक होगा। दे तो पाएंगे आप, चेक तभी होगा। इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग लेवल 1 एग्जामिनेशन देन द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन अप टू 20 टाइम्स। अगर देखिए, अगर ऐसा हो जाता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं लेवल 1 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तब क्या होगा? तब डिपार्टमेंट क्या कर सकता है कि 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही बुला सकता है लेवल 2 के लिए। ये बात की बात है। एक्सप्लेनेशन: ऑल लेवल 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लेवल 2। द शॉर्टलिस्ट इज प्रिपेयर्ड एज पर द अबव मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 1 अलोन। तो हो सकता है कि 20 टाइम्स भी बुला लें या कुछ और क्राइटेरिया रख लें, ये बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि सभी को बुलाएं। इम्पेलमेंट क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन मेरिट इन लेवल 2 स्कोर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि लेवल 2 के आधार पर ही, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि लेवल 1 क्वालिफाइंग है। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग। तो कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है रीवैल्यूएशन का, रीचेकिंग का। जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया वो फाइनल होगा। रिजोल्यूशंस इन केस ऑफ टाई इन इम्पेलमेंट क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए, जैसा कि हमने कहा कि लेवल 2 के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी, मान लीजिए 2 कैंडिडेट की मार्क्स बराबर आ जाते, तो क्या होगा? टोटल ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 मार्क्स अमंग द टाई कैंडिडेट। तो सबसे पहले प्राथमिकता किस कैंडिडेट को जॉब देंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के मार्क्स से टोटल करेंगे, तो जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा है उसको सिलेक्शन कर दी जाएगी। फिर सेकंड, अगर मार्क्स भी दोनों में बराबर हो, फिर क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एल्डर कैंडिडेट, जैसे ऑल ओवर इंडिया में होता है, जो बड़ा होगा उम्र में फिर उसको तवज्जो दी जाएगी, यानी कि उसको जॉब मिल जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है फिर क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड सरनेम। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका पहले नाम होगा, जिससे मान लीजिए ए से नाम किसी का स्टार्ट होता है तो उसको सिलेक्शन मिल जाएगी। अगर दूसरे का एस से स्टार्ट होता है तो वो रह जाएगा, ए वाला का सिलेक्शन हो जाएगी। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पोस्ट ऑफ JPA JSK। तो ये तो बाद की बात है, पहले आप सिलेक्शन लीजिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड एज अ ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑन अ कंसोलिडेटेड स्टाइफंड ऑफ ₹18,000 पर मंथ। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग के दौरान आपको फुल सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन स्टाइफंड मिलेगा 18,000 रुपये का, प्लस एडिशनल स्टाइफंड ऑफ 25,000 ऑन एक्चुअल स्टाइफंड विल बी पेड इन लिeu ऑफ प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन। तो 25% आपको HRA के तौर पर मिल जाएगा, तरीके से कि आपकी एकोमोडेशन रहने के लिए 18,000 प्लस 25%। अब बुक अलाउंस वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹3,000 विल ऑल्सो भी गिवन। तो एक
₹3000 भी आपको मिलेंगे। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग विल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन द ग्रेड ऑफ इतना। द डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन द कैडर एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। तो जो भी आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको दी जाएगी वो आपको लेनी पड़ेगी। द अपॉइंटमेंट एज JPAGS के एंट्री पे ऑफ 25,500 मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग पे आपकी 25,500 होगी पर मंथ इन पे मैट्रिक्स लेवल 4। देखिए लेवल 4 की यहाँ सैलरी है। हरियाणा में अगर मैं बात करूँ क्लर्क की सैलरी 19,900 है, तो लेवल 4 काफ़ी अच्छी है, 25,500 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, HRA, DA, मेडिकल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंसेस समय समय पर मिलते रहते हैं। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई टू द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड फॉर 1 ईयर आफ्टर अपॉइंटमेंट विदाउट प्रायर इंटीमेशन एंड अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ट्रेनिंग के दौरान आप किसी और विभाग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और सिलेक्शन के 1 साल तक भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ। बॉन्ड एग्रीमेंट भी होगा आपके साथ। The selected candidate will have to execute a bond to complete the training and to serve Directorate of Purchase and Store if offered appointment after training for a period of 3 years after appointment। तो 3 साल का आपके साथ बॉन्ड एग्रीमेंट होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, एग्रीमेंट हो जाए, जॉब तो मिले पहले। A trainee who fails to complete the training or serve his directorate for 3 years after appointment will be liable to pay to this directorate a sum equivalent to aggregate amount of the stipend, additional stipend and book allowance received by him or her during the period of training, along with interest thereon on cumulative monthly balance from the date of commencement of training up to the date of refund as applicable to GPF from time to time। तो देखिए अगर आप 3 साल तक नौकरी नहीं करते हैं या फिर ट्रेनिंग के दौरान छोड़ देते हैं या फिर 3 साल के पहले छोड़ देते हैं जॉब को, तो आपको जितना भी स्टाइफंड मिला है चाहे एडिशनल स्टाइफंड हो वो आपसे वापस लिया जाएगा बुक अलाउंस के साथ, प्लस GPF पे जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे इस वक्त 7.1% ऐसा कुछ चल रहा है, तो जो भी उस वक्त चल रहा होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा, वो आपसे टोटल रिकवरी की जाएगी। एडमिशन टू एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार प्लीज़ पढ़ लेना इन्हें। कोई जैसा ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया है, सिग्नेचर का, फोटो का, आइडेंटिटी कार्ड का, ये सब सारे आपके पास होने चाहिए। अब DV की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप अपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड द कम्युनिटी शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द presidential orders in relation to the concerned state as per the format given in Annexure F। तो आप उस लिस्ट में हो अगर SC/ST कैंडिडेट का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि वो सर्टिफिकेट आपके पास हो, वैलिड सर्टिफिकेट। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो किसी प्रकार का मिसकंडक्ट आप करना ही ना, तो ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन एंड डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू दिस रिक्रूटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन मुंबई ओनली। अगर आपको कोई आपत्ति है, अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो मुंबई ज्यूरिडिक्शन रहेगा। डिस्क्वालिफिकेशन, तो कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है चाहे आप एलिजिबल भी हो। नो पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग, तो हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस, तो ऐसा अगर आप किसी ऐसे के साथ शादी कर लिया आपने जिसकी पहले ही कोई, अगर किसी लेडी के साथ शादी कर ली अगर उसका हस्बैंड जिंदा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हु हैविंग अ स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद एनी अदर पर्सन, अगर आपके खुद की, मान लीजिए अगर आप मेल कैंडिडेट अगर आपकी वाइफ जिंदा है या मतलब आप शादीशुदा हैं, जिंदा नहीं शादीशुदा हैं, और आप किसी और के साथ शादी कर लेते हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। shall not be eligible for appointment to the service provided that the central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule। तो वैसे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, लेकिन अगर भारत सरकार को लगता है कि उसके पर्सनल लॉ में, अगर आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके लॉ में अगर ऐसा है कि अलाउड है ऐसे शादी करना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कन्वेसिंग इन एनी फॉर्म शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन टू ऑल कैंडिडेट, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी पर्सन अप्रोचिंग यू विद द एश्योरेंस ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट इन दिस डायरेक्टरेट थ्रू इलीगल ग्रेटिफिकेशन यू मस्ट नॉट फॉल प्रे, अगर आपको कोई कहता है कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, ये पेपर देने के चक्कर में मत पड़ो, तो आप उससे दूर रहें। तो ये एनेक्सर है।
सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनी टू राइट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। तो अगर आप स्क्राइब का या किसी प्रकार का कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, फिजिकल लिमिटेशन विच हैम्पर्स हिज राइटिंग कैपेबिलिटी। और उसके बाद एनेक्सर बी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। अगर आप खुद का स्क्राइब सहायता लेना चाहते हैं खुद के स्क्राइब की, तो आपको ये फॉर्मेट भरना होगा। एनेक्सर सी, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ये आपको भरना होगा। एनेक्सर डी, सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। और एनेक्सर ई एफ, डी ऊपर कौन सा था, नीचे ई है ये, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन को ये देनी है। और फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट ये रहेगा, ये तो आपके पास होगा ही ऑलरेडी। जी, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, ये आपके पास बना ही होगा। और उसके बाद ये कौन सा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये आप देख लेना एक बार जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो सारे एनेक्सर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है आप ज़रूर अप्लाई करें। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने ये पोस्ट निकाली है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी कैंडिडेट्स तक भी, आपके साथियों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इस प्रकार की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकें। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं समय समय पर इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।